आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर थ्री का ये चैप्टर 8 है और चैप्टर 8 का ये भाग 6 है। इससे पहले भाग 5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी अलग से बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। हम लोग मुगल काल के बारे में पढ़ रहे थे और इसी में एक छोटा सा टॉपिक था सूर्यवंश के बारे में, तो वो हम लोग पढ़ रहे थे। और शेरशाह सूरी के बारे में पढ़े थे, शेरशाह सूरी ने कैसे दिल्ली पर अपना कब्जा किया और शेरशाह सूरी की फिर मृत्यु हो गई 1545 में। कालिंजर की किला पर ये बम फेंकवा रहा था, तब तक उल्टा आकर इन्हीं के जो सैन्य व्यवस्था है और जहाँ पर ये लोग खड़े थे वहीं पर गिर गया और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। अब शेरशाह सूरी की मृत्यु होने के बाद इनके प्रशासनिक इकाइयों के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे और प्रशासनिक इकाई में मुख्य रूप से इनके भू राजस्व प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इनका भू राजस्व प्रणाली था, जिसके कारण टैक्स बहुत ज़्यादा आता था इनके पास। और टैक्स आने के कारण ये कहीं से भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार होते थे, क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा तो किसी से भी मार झगड़ा करने के लिए आप तैयार रहिएगा। अब पैसा नहीं रहेगा ना तो एकदम चुप एकदम शांत बनकर रहिएगा, सीधा साधा बनकर रहिएगा। और देखिए, कोई सीधा साधा बनकर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधा है, इसका मतलब ये भी है कि उसके पास पैसा नहीं है। और जब आपके पास पैसा और शक्ति आता है ना, तब इंसान के अंदर से जानवर बाहर आता है। अगर किसी भी इंसान के अंदर का जानवर देखना है ना, तो उसको शक्ति थोड़ा दे दीजिए, और इतना कि आप बाद में कंट्रोल कर सके, इतना मत दे दीजिए कि आप ही पर उसका शक्ति का उपयोग करे। किसी भी इंसान के अंदर कोई जानवर देखना है तो ये देखिए कि कब वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है और उसके पास पैसे हैं, देखिए उसके अंदर के जानवर कैसे बाहर निकलता है। और बहुत सारे लोग सीधे साधे होते भी हैं, पैसा होने के बाद और शक्ति होने के बाद भी वो सीधे साधे होते हैं, मानते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग जब उनके अंदर जानवर बाहर निकालना होता है तो उनको पैसा और शक्ति दो को चीज़ दे दीजिए, उसके बाद देखिए उनके अंदर का जानवर कैसे बाहर निकलता है। और अपने से जो कमज़ोर होता है, कमज़ोरों का क्या हाल करेंगे वो अब वो समय ही बताएगा। चलिए देखते हैं इधर। तो ये इसकी ये भू राजस्व प्रणाली, भू राजस्व भू राजस्व प्रणाली किसका? शेरशाह सूरी का भू राजस्व प्रणाली हम लोग देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसने माप व्यवस्था सबसे चालू किया, सबसे पहले माप व्यवस्था कि भूमि को मापा जाए। अभी पता नहीं चल पाता था कि ये भूमि कितना है, कोई बोल दिया कि ये भूमि हमारा 2 एकड़ है, अब भूमि वो 3 एकड़ होता था। तो कैसे राजा को तो टैक्स कम मिल गया, इसने कहा कि सबसे पहले भूमि मपवाओ, नाम लिखवा कर, हाँ इनका नाम ये है, इनका भूमि 4 एकड़ है, इनका नाम ये है, इनका भूमि 6 एकड़ है। और उसी के अनुसार 6 एकड़ में कितना फसल हुआ और जो जितना फसल होता था उस फसल पर आपको टैक्स देना होता था। मान लीजिए कि कभी अगर फसल अच्छी हुई और भूमि अच्छा है तो 1/3 देना पड़ता था, नहीं तो किसी किसी पर 1/4 भी देना पड़ता था। आपको 1/4 भाग आपको फसल को दे देना होता था कि 1/4 भाग, कहीं पर 1/3 भाग, जितना भी फसल हुआ तो उसका 1/3 भाग या 1/4 भाग। तो मान लीजिए, ऐसे समझिए कि 12 केजी चावल हुआ और उसका 1/3 भाग आपको राजा को देना है, तो चरती आई 12, यानी कि 4 केजी आपको राजा को दे देना है, इतना होता था। तो आप लोग ये सोचेंगे कि बताइए, तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता होगा कि 12 केजी फसलें हुआ, 12 केजी चावलें हुआ और 12 केजी में 1/3 भाग, यानी कि आप 4 किलो चावल राजा को ही दे दिए। एक बात समझिए, और आपको लगता होगा कि अभी तो कितना बढ़िया है, आपका फसल जितना होता है अभी, क्या आप कहेंगे ना कि उस समय का तो बहुत ही ख़राब है कि आपको 1/3 भाग अपना फसल को दे देना होता है, यानी कि 12 किलो में 4 किलो चावल आपको दे देना होता है। अभी बहुत बढ़िया है, हम लोगों को तो अपना सारा फसल अपने घर पर लेकर आते हैं। देखिए उस समय भी बढ़िया ही था, अभी बढ़िया है। देखिए ध्यान समझिए, किसी भी शासन को चलाने के लिए पैसा चाहिए और बहुत ज़्यादा धन चाहिए होता है। अब बहुत ज़्यादा उस समय का भी सही था और इस समय का भी सही है। क्यों? क्योंकि उस समय क्या था, आप 1/3 भाग अपने फसल का दे दिए और आप शांति से आप घूम रहे, जितना भी आप फसल है उसको बेचकर कोई भी सामान खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, उस पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगता था। और अभी क्या है, सारा फसल घर पर ले जाइए, फसल उपजाने के लिए कीटनाशक हो गया या कुछ भी हो गया, उस सब पर टैक्स लगेगा। और उसके बाद फसल आप जब बेचेंगे और कुछ चीज़ खरीदेंगे, शर्ट खरीद लिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद लिए, कुछ भी खरीद लिए, सब पर टैक्स है। किसी पर 12, किसी पर 18%, किसी पर 5%, ये सब पर टैक्स आप दे रहे हैं। जबकि उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं कि कपड़ा खरीदने गए टैक्स दे दिए, या जूता खरीदने गए तो टैक्स दे दिए, बैलगाड़ी खरीदने गए तो टैक्स दे दिए, ऐसा उस समय कुछ नहीं था। हाँ, कुछ टैक्स अलग से लगा करते थे, वो अलग अलग शासक अपना लगाते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आप अलग अलग चीज़ों के लिए, कपड़ा के लिए अलग टैक्स दे रहे हैं, इसके लिए अलग टैक्स दे रहे हैं, उसके लिए अलग टैक्स दे रहे हैं।
तो इस समय वो सब सारे टैक्स है कि आप इतना धन इकट्ठा कर लिए, 5 लाख से अधिक हो गया आपके अकाउंट में, तो वो अलग से आप टैक्स दीजिए। फिर कोई सामान खरीदने गए तो वो अलग से टैक्स दीजिए, इधर खरीदने गए उधर अलग से टैक्स दीजिए, सारे जगह यहाँ पर। तो यहाँ पर भी टैक्स है और वहाँ पर भी टैक्स था। तो दोनों जगह, दोनों अपने अपने जगह पर बहुत अच्छा है, क्योंकि शासन चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। इस समय तो और ज़्यादा पैसा चाहिए, उस समय तो थोड़ा कम पैसे चाहिए होते थे, इस समय तो और ज़्यादा रोड बनवाने हैं, सड़क आपके सड़क बनवाने हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है इस समय। और सरकार कहाँ से चलाएगी सारी जिम्मेवारी जब तक पैसा नहीं रहेगा उसके पास में। इसीलिए दोनों व्यवस्था बहुत बढ़िया है। चलिए, व्यवस्था का अंतर समझ में आ गया, आप देखते हैं इधर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इधर समझते हैं। इसने 2 गो चीज चालू किया था, पट्टा और कबूलियत। पट्टा और कबूलियत, कबूलियत। एक रैयतवाड़ी व्यवस्था भी थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब समझिए, पट्टा क्या था? राजा की तरफ से एगो पत्र जैसा लिखकर और दिया जाता था उस किसान को कि मान लीजिए ये किसान ये हो गया, इसके पास भिजवाएगा कि देखिए आपका इतना जमीन है और इतना किसानों से ये पहले मांग लिया जाता है, हाँ कितना, अच्छा इतना फसल आपका उत्पादन हुआ है, हाँ ठीक है। पहले किसानों से पूछ लिया जाता था इतना फसल था, ये सारे रिपोर्ट पहले राजा के पास भेजा जाता था कि इस किसान के पास इतना ज़मीन है और इतना इसका फसल उत्पादन हुआ। तो उसके अनुसार देखा जाता है कि ज़मीन कैसा है, और ज़मीन के अनुसार उस पर 1/3 लगाना है कि 1/4 आपको टैक्स कर लगाना है, राजा के द्वारा निर्धारित किया जाता था। मतलब राजा के, मतलब राजा द्वारा नहीं, राजा के पास इतना टाइम निर्धारित करने का, कर्मचारी रखे हुए रहते थे तो निर्धारित करते थे कि हाँ इस पर 1/3 भाग हम इससे लेना है। पूरा लिख कर विवरण जाता था कि आपका इतना खेत है, इतना केजी अनाज हुआ है और उसका 1/3 भाग यानी इतना केजी आपको राजा को देना है। क्या आपको कबूल, मतलब मंजूर है? आप देना चाहते हैं? देना चाहते हैं मतलब देना ही पड़ेगा, देना तो पड़ेगा ही। तो किसान बोलता था हाँ ठीक है, ये सारे जो आपने डाटा दिया हुआ है ये हमारा ही खेत का है, हमारा इतना अनाज हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो जो राजा द्वारा जो पत्र भिजवाया जाता था उसको पट्टा कहा जाता था। राजा जो लिख कर भिजवाया जाता था कि आपको इतना जमीन है, इतना फसल हुआ, ये सब हुआ, इसको पट्टा। और कबूलियत, जो किसान हाँ कबूल कर देते कि हाँ इतना हमारा है, हम देने के लिए तैयार है, तो वो जो किसानों द्वारा जो पत्र पर हस्ताक्षर करके दिया जाता था उसको कबूलियत कहा जाता था। समझ में आ गया? और ये व्यवस्था, अब ये दोनों हो गया, उसके बाद आप टैक्स दीजिएगा ना, टैक्स 2 रूपों में, एगो नगद दिया जाता था और एक फसलों के रूप में। तो फसलों के रूप में आपका जो भी अनाज हुआ अनाज के रूप में, या अनाज के बदले जितना उसका पैसा मतलब होगा उतना आपको पैसा दे देना, मतलब जितना मुद्राएं होंगी उतना मुद्रा का आपको दे देना है, धन उतना दे देना है। तो 2 तरीका से, या तो नगद या फसल के रूप में, आपको जो अनाज के रूप में, इसी को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। समझ में आ गया? और रैयतवाड़ी व्यवस्था में और ये सब भी सम्मिलित है, लेकिन इसको मुख्य रूप से नगद या आप जैसे भी करके आपको दे देना है। ठीक है, ये समझ लीजिए। इसका 1/3, हाँ 1/3 भाग, कभी कभी 1/4 भाग भी ले लिया जाता था, 1/4 भाग या 1/3 भाग। अब चलिए ये हमको समझना है। हाँ, इसकी एक और सबसे खास बात थी, गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था से पहले ये समझ लीजिए, गुप्तचर व्यवस्था से पहले ये समझिए, इसने एक रोड का निर्माण करवाया था जिसका नाम था जीटी रोड। अब जीटी रोड इसने नहीं निर्माण करवाया था, इसने जब उस रोड का निर्माण करवाया था, वो रोड कहाँ से कहाँ तक है? बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक। अफगानिस्तान तक कैसे पहुंचा? बांग्लादेश से एंट्री करके इधर पश्चिम बंगाल बिहार होते हुए ये दिल्ली पहुंचता है। ये रोड बिहार होते हुए सासाराम होते हुए, सासाराम में इसका शेर शाह सूरी का मकबरा है, तो सासाराम होते हुए शेर शाह सूरी के मकबरा के कुछ दूर पर ही, लगभग मकबरा से हमें लगता है कि जीटी रोड की दूरी 100 या 200 मीटर होगा। मतलब मकबरा है ये और मकबरा के इधर 100 या 200 मीटर की शायद दूरी होगा। अब हमने कोई मापा तो है नहीं कितना मीटर की दूरी है, हम देखे हैं तो अनुमान से बता रहे हैं कि 100 या 200 मीटर की दूरी होगा जीटी रोड का, और वहीं से गुजरता है जीटी रोड। और ये अफगानिस्तान तक, दिल्ली होते हुए लाहौर एंट्री करके पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान तक ही जाता है रोड। ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था इस रोड को। अब इस रोड का नाम उस समय जब बनवाया था तो सड़क ए आजम रखवाया था, सड़क ए आजम रखवाया था। और इस सड़क ए आजम का नाम फिर बदलकर जीटी रोड कर दिया गया, जीटी
रोड। और ये किया किसने? ये अंग्रेजों द्वारा किया गया। अंग्रेजों में कौन? लॉर्ड ऑकलैंड। उसका नाम क्या था? लॉर्ड ऑकलैंड। ऐसे ही याद रखिएगा, इस पर लिखना है ऐसे नहीं याद रखिएगा। लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा इसका नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने भी फिर इसको रिपेयरिंग करवाया था इस रोड को। अभी रोड देखते हैं कि 5 साल का रोड का होता है कि हाँ 5 साल का टेंडर है, 2 साल में खराब हो जाता है, फिर रिपेयरिंग की जरूरत पड़ता है ना। इस रोड की रिपेयरिंग की जरूरत थी तो अंग्रेजों ने करवाया, उसका नाम में बदल दिया, जीटी रोड रख दिया नाम। बढ़िया है। और एक बात, इसने क्या किया था? सड़क के किनारे किनारे वहां से लेकर बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक लगभग 1100 से अधिक सरायों का इसने निर्माण करवाया था। सराय मतलब क्या होते थे? छोटे छोटे घर बना दिया जाता था। ये रोड हो गया, ये रोड हो गया ना, ये रोड हो गया, और रोड के किनारे किनारे छोटे छोटे घर। ये घरों के नजदीक में फलदार वृक्ष लगाए जाते थे। एक कुआं भी यहाँ पर उत्खनन करवाया जाए। कुआं, एगो कुआं होता था, ये सराय होते थे, और यहाँ पर फलदार वृक्ष लगाए हुए होते थे हर सराय के। क्योंकि मान लीजिए जो भी व्यापारी जाएगा, कोई कार से जा तो नहीं रहा है कि यहाँ से अगले शहर में बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। उस समय तो सारे गाँव थे और बीच में बहुत दूर दूर पर गाँव थे। तो बताइए किसी को बीच में प्यास लग गया तो कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाएगा ना। बीच में ना कोई पानी देने वाला होगा ना कुछ होगा। तो इसने इसीलिए कुछ कुछ दूर पर क्या किया था? सरायों का निर्माण करवाया था कि कोई मान लीजिए व्यापारी हुआ, वो थक गया और धूप में चलते चलते थक गया, तो व्यापारी क्या करेगा? यहीं पर रह जाएगा। कोई इंसान और कोई दूसरा भी हुआ, मान लीजिए सैनिक ही जा रहे हैं, पत्र लेकर जा रहे हैं, हथियार लेकर जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं, तो सैनिक भी यहाँ पर क्या करेंगे? रह कर ठहर सकते हैं, पानी वानी पी सकते हैं। फलदार वृक्ष अगर फल लगा हुआ है तो फल भी तोड़ सकते हैं। तो ये यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया था, एकदम फ्री था, कोई भी आकर इसमें ठहर सकता था। इसका ऐसा मतलब ये व्यवस्था था। अब इसका सबसे जो बेहतरीन था गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग, और बेहतरीन के साथ साथ खतरनाक भी था। खतरनाक था गुप्तचर, गुप्तचर विभाग। इसका गुप्तचर विभाग सबसे खतरनाक था और सबसे बेहतरीन था। आज आप जो देखते होंगे ना कि फ्री ऐप्स आपको मिलते हैं, और जब आप ऐप्स इंस्टॉल करते हैं तो उसको आपको बिल्कुल चार्जेस नहीं देने पड़ते, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, लेकिन आपका सारा डाटा किसके पास चला जाता है? उस ऐप के पास। और जब भी आप थोड़ा सा भी हीरो बनने की कोशिश करते हैं, वो ऐप आपको क्या करेगा? सारा डाटा रखा हुआ है, अगर ऐप से भी कुछ हीरो बनने की कोशिश करेंगे, आपका डाटा का उल्टा पुल्टा यूज कर देगा। ठीक ऐसे ही शेरशाह सूरी ने किया था। जो बदमाशी ये सब ऐप अभी कर रहे हैं ना, कि आपको फ्री देकर आपका डाटा ले रहे हैं, ठीक वैसे ही यही वाला काम शेरशाह सूरी करके छोड़ चुका है। कैसे? आप समझिए। जो इसने ग्रैंड ट्रक रोड के नज़दीक में जितने भी सरायों का निर्माण करवाया था, रहने के लिए जो घरों का, यात्री ये व्यापारियों के लिए, कि सड़क पर जो व्यापारी जा रहे हैं और उनको प्यास वास लगा तो वहीं पर सराय के पास एक कुआं था, मतलब एक घर बनाया हुआ था। बहुत सारे सड़कों किनारे बहुत सारे घर थे, और घर क्या थे? और उसके बगल में कुआं बनाया हुआ था कि जो भी यात्री थक जाएंगे उसी में आराम करके पानी पियेंगे। लेकिन उस सरायों के पास में गुप्तचर इसने छोड़ रखे थे कि जितने भी चोर डाकू लुटेरे सब जाएंगे, तो लुटेरों को क्या पता है कि यहाँ पर गुप्तचर हैं, यहीं पर वो भी तो आराम करेंगे। रोड से जाएंगे चोर डाकू तो भी वो भी तो कहाँ पर आराम करेंगे? यहीं पर आराम करेंगे। और जो भी राज्य के खिलाफ साजिश वो करेंगे तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि डाकुओं को लगेगा कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई है ही नहीं उन सरायों में, जबकि उन सरायों के चारों तरफ गुप्तचर फैले हुए थे। और जो भी प्लानिंग वो करते थे राज्य के खिलाफ, या कोई भी आदमी बाहरी जो राज्य में एंट्री कर गया है और राज्य के खिलाफ कोई भी साजिश करता था, राजा को बहुत जल्दी पता चल जाता था। गुप्तचरों को मेहनत भी नहीं करना पड़ता था। अगर वो सरायों का निर्माण नहीं हुआ होता तो वो कहाँ पर ठहरते? कोई ठिकाना होता वो कहाँ पर ठहरे? कहीं जंगल में ठहरे, तो जंगल में गुप्तचर कहाँ कहाँ ढूंढते हुए चलेंगे। इससे बढ़िया कि तुम यहीं पर आ जाओ और यहीं पर प्लानिंग करो सरायों में। और सराय के चारों तरफ कौन फैले हुए हैं? गुप्तचर। और सराय फ्री में थे तो कोई भी आ जाता था फ्री में। अरे फ्री में रहने के लिए मिल रहा है, सब कुछ फ्री है, पानी भी यहाँ पर फ्री है, सब कुछ फ्री है, रहने के लिए मिल रहा है। लेकिन हाँ, सिंपल जो यात्री होते थे उनको बिल्कुल नहीं नुकसान होता था। ठीक वैसे ही अभी ऐप कर रहा है ना, जो सिंपल लोग हैं जिनके पास कोई डाटा नहीं, कुछ भी नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, फ्री के चक्कर में क्या कर रहे हैं? उनका डाटा लीक हो जा रहा है। ठीक वैसे ही उस समय भी था, फ्री के चक्कर में। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं था कि व्यापारी कोई जा रहा है और गुप्तचरों द्वारा व्यापारियों को लूट लिया गया, ऐसा कुछ नहीं होता था। एकदम सब सुरक्षित होते थे। हाँ, उनको नुकसान था जो राज्य के खिलाफ साजिश करते थे। तो अभी जो ये सारे ऐप बदमाशी कर रहे हैं कि डाटा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये पहले ही शेरशाह सूरी कर चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है, आपको पता है ना। जो इतिहास में हुआ है, अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे सब वही चीज़ हो तो रहा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गुप्तचरों के बारे में, गुप्तचर विभाग बहुत ही ताकतवर था इसका। और मुद्रा प्रणाली इसका थोड़ा देख लेते हैं, इसने मुद्रा कैसे चलाया था। 3-4 तरह के मुद्रा, लगभग 3 तरह के, 4 तरह के नहीं कह सकते, 3 तरह की मुद्राएं थी। मुद्राएं सोने के, सोना, चांदी और तांबा। सोना, चांदी और तांबा। सोना का असरफी था, असरफी। चांदी का रुपया था, जो रुपया अभी देखते हैं ना, यहीं से रुपया लिया गया है, ये रुपया शब्द। और ये तांबा का दाम। असरफी जो होता था, बहुत मतलब धनी धनी जो लोग होते थे वो असरफियों का यूज करते थे। मतलब सोना का जो सिक्का होता था उनको असरफी कहा जाता था, उनका यूज बहुत धनी धनी लोग करते थे। मान लीजिए किसी को बहुत सारा धन लेकर जाना है तो बहुत सारा दाम लेकर जाएगा, दाम बहुत, इतना दाम हो जाएगा तो कौन लेकर जाएगा, इससे बढ़िया इतना असरफी ले हो जाएगा। वैसे ही रुपया, ये जो रुपया होता था ये चांदी का होता था, और जो तांबा का होता था वो दाम होता था। अभी भी आप दुकान पर जाते होंगे तो बहुत सारे लोग बोलते होंगे कितना दाम है इसका, कितना दाम है। बिहार वाले क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसका कि बोला जाता है कि इस सामान का कितना दाम है, कितना इस सामान का दाम है। तो दाम यहीं से शेरशाह सूरी द्वारा ही दाम चलाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो दाम जो होता है ये रुपया से भी छोटा होता था। दाम और ये रुपया का अनुपात 1:64 का अनुपात था। जो रुपया और दाम का अनुपात 1:64 का अनुपात था। इसका मतलब 1 रुपया का सिक्का और 64 को किसका, दाम का सिक्का बराबर था। दाम वाला जो सिक्का होता था, जो तांबा वाला, 64 को ये और 1 रुपया वाला बराबर था। इसका अनुपात इतना ही होता था। तो इतना कुछ समझ में आ गया। इसके मुद्रा प्रणाली के बारे में भी हम लोग समझ लिए। अब हम लोग इसके बारे में अब उसका एंट्री करवाते हैं। हुमायूं उधर से कब से इंतजार में है। तो इसका 1545 में जब मृत्यु हुआ, 1545 में जब मृत्यु हुआ तो इस्लाम शाह ये राजा बना। ये राजा रहा 1553 तक। 1553 के बाद इसका पुत्र राजा बना और 1-2 अपने मार झाड़ा करके राजा बने, इसी के वंशज में राजा बने। और फिर सिकंदर शाह सूर राजा बनता है और एंट्री होती है 1555 में, और एंट्री होती है 1555 में एंट्री होती है उधर से हुमायूं की। हुमायूं इसी इंतजार में था कि इनका काम खत्म हो। शेरशाह सूरी का तो काम खत्म हो गया था, इनका काम खत्म हो। और हुमायूं उधर ईरान और अफगानिस्तान की तरफ से सेना एकत्र करके एंट्री करा पंजाब में। इसको पता चला सिकंदर शाह सूर को, सिकंदर शाह सूर को पता चला। ये इधर से अपनी सेना लेके निकला और सरहिंद पंजाब में दोनों मिल गए, हुमायूं और ये, और युद्ध जबरदस्त हुआ। और यहाँ पर इनका काम हुआ खत्म 1555 में। काम खत्म होते ही हुमायूं जीता और दिल्ली के राजगद्दी पर पुनः हुमायूं का स्थापना हुआ। और पुनः दिल्ली का राजा कौन बन गया, हुमायूं। और फिर हुमायूं के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इसी इंतजार में था हुमायूं। इसीलिए कहा जाता है जिंदगी में हमेशा कि समय का इंतजार थोड़ा करना होता है। थोड़ा इंतजार, आपका समय आता है, आपका टाइम आएगा, आपके पास ताकत है तो थोड़ा इंतजार करना होता है। कब उस सामने वाला का कमजोर समय आए कि आप इधर से हमला करें। वो भी ताकतवर है और आप भी ताकतवर, इधर से हमला करेंगे तो पीट नहीं देगा आपको। देखा जाए कि कब उसका समय कमजोर आ रहा है। जब उसका समय कमजोर आए तो आप हमला करिए, और हमला करने के बाद ये क्या हुआ, जीत गया। तो हमें लगता है इतना कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग हुमायूं के बारे में अगले भाग में पढ़ेंगे। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।